नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। रामगंज मंडी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, इन लोगों ने पेपर चोरी करवाए, ईडी अपना काम कर रही है और जल्द इन पर शिकंजा कसा जाएगा। एक कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी के लिए मैंने कहा कि लोगों ने जो परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्जाम जिसको कहते हैं हम लोग, प्रतियोगी परीक्षा, उनके पेपर बेच दिए, लीक हो गए, करोड़ों रुपए कमाए, लीक नहीं हुए, बेचे। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रखे गए जो कभी नहीं रखे जाते थे, और उसकी चाबी भी चोरों को दे दी, चोरी बिठाए, वो ताला खोला उन्होंने और वो बेच दिया। और मैंने कहा, फिर कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक जी गहलोत साहब की ओर ईडी की जांच बढ़ रही है, और ईडी की जांच में ये तथ्य आने वाले हैं कि इसमें दोषी अपराधी गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत है, ये भी जेल जाने वाले हैं। मरदुरा की सियासी लड़ाई रोचक होती जा रही है। कल पीएम मोदी की चुरू में एक बड़ी रैली होने वाली है और इससे पहले पीएम ने कोटपुतली से चुनावी शंखनाद कर दिया। अब पीएम की रैली से चुरू के साथ ही पूरे जाटलैंड और उसके साथ लगते हरियाणा को भी साधा जाएगा। क्या पीएम की रैली के बाद बदल जाएंगे जाटलैंड के समीकरण? रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा का रण तैयार, जाटलैंड में पीएम की हुंकार, जाटलैंड सधेगा, कमल खिलेगा। ये हवा में लहराता भगवा ध्वज और जीत की हुंकार के साथ ही 400 प्लस का नारा। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून। बीजेपी में नया जोश भर रहा है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली को क्या जीत की गारंटी माना जा रहा है? इस सवाल के साथ ही शुक्रवार को पीएम मोदी शेखावाटी को साधने आ रहे हैं। चुनावी रैली तो चुरू में होगी, लेकिन उसकी गूंज सीकर, झुंझुनू के साथ ही हरियाणा में भी सुनाई देगी। जाटलैंड की जनता भी हार और जीत का अलग समीकरण लगा रही है। एक वो दौर भी था जब इस जाट बहुल्य इलाके को कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता था, जहां कांग्रेस ने जाट और मुस्लिम गठजोड़ बनाया हुआ था। लेकिन मोदी लहर में शेखावाटी ने बाजी पलटने में देर भी नहीं लगाई। इस क्षेत्र से ही प्रदेश के सियासी मिजाज तय होता है। हालांकि पीएम मोदी की रैली 6 तारीख को पुष्कर में भी होगी, लेकिन मरुधरा में सबसे ज्यादा चर्चा जाटलैंड की हो रही है। इसी क्षेत्र ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका दिया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की होगी, जिसमें पीएम मोदी चेहरा हैं और शेखावाटी में कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतरे हैं। हालांकि अमित शाह ने भी सीकर में रोड शो किया था। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि मोदी की रैली के बाद इस इलाके के तमाम समीकरण बदल जाएंगे, जैसे 2019 में चुरू में पीएम मोदी की रैली के बाद से हुआ था। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कल चुरू पधारेंगे और चुरू और झुंझुनू दोनों लोकसभा के हमारे जो कार्यकर्ता है उस सभा में रहेंगे। और निश्चित मान के चलिए, जिस प्रकार की कार्य योजना हुई है तैयार और जैसा जनता के अंदर उत्साह है, तो राजस्थान की धरती पर 25 कमल खिलेंगे। जाटलैंड में पीएम मोदी की रैली के लिए चुरू को चुना गया है। चुरू से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते राहुल कसवा अब कांग्रेस के चिन्ह पर मैदान में हैं। उनके सामने देवेंद्र झाझड़िया हैं। चुरू की सियासी लड़ाई को बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई बताया जा रहा है और पीएम की रैली भी यहीं होगी। जाटलैंड की 3 लोकसभा सीट चुरू, सीकर और झुंझुनू में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इनमें बीजेपी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 16 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू में जनसभा को संबोधित करने आए थे, उसी दिन भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया था और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किए थे।
मगर इस बार हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। राहुल कस्वां कांग्रेस में जा चुके हैं और देवेंद्र झाझड़िया उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। चूरू में एक लड़ाई राजेंद्र राठौड़ और कस्वां परिवार के बीच है। इन दोनों की सियासी अदावत काफी पुरानी है। राजेंद्र राठौड़ की चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देवेंद्र झाझड़िया भले ही चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जानकार इसे राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कस्वां का मुकाबला मान रहे हैं। बीजेपी ने चूरू का गढ़ बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं राजेंद्र राठौड़ अपनी हार का हिसाब चुकता करना चाहेंगे। इसीलिए कल जब मोदी गरजेंगे तो गूंज सिर्फ चूरू तक नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। कल उमड़ने वाली भीड़ बीजेपी को और ज्यादा उत्साहित कर सकती है। उम्मीद यही की जा रही है कि मोदी के दौरे के बाद बीजेपी यहां पर जीत के प्रति आश्वस्त हो सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी मिल गए, लेकिन घटना नितांत नाटकीय रही है। कैसे, रिपोर्ट में समझिए। देरी क्यों हुई, कैसे, क्या रहा था? देरी का कारण तो कहीं न कहीं जहाँ हमारे आलाकमान फैसला करने वाले वो हैं, उनके भरोसे बराबर हमारी वार्ता होती रही, बात होती रही, कोई कारण रहे होंगे। सवाल सीधा था, जवाब दो टूक देने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन पल भर बाद ही जिला अध्यक्ष को समझ आ गया कि पार्टी में रहना है तो जवाब सीधा और सपाट नहीं दिया जा सकता। इसलिए उन्होंने मैनेज कर लिया। एक बार फिर से सुनिए, इस जवाब में आपको कांग्रेस की दुविधा साफ नजर आएगी। देरी का कारण तो कहीं न कहीं जहाँ हमारे आलाकमान। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन के आखिरी दिन तक कांग्रेस घोर कंफ्यूजन में रही। पार्टी ने पहले भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन न करने का फैसला लिया। इसके बाद प्रत्याशियों को लेकर दुविधा की स्थिति बन गई। वैसे सुबह सुबह तय माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया कांग्रेस से नामांकन भरेंगे। इसके लिए उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक वे नामांकन भरने ही नहीं पहुंचे। अंत में लोकसभा के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था और रही बात, कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं और उसकी विचारधारा के लिए पार्टी के लिए आगे काम करें। त्रिकोणीय संघर्ष है आपके सामने, यहाँ पर तो किस तरह से मुकाबला। यह स्थिति बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली, जहां कमलकांत कटारा तय प्रत्याशी माने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर ही नामांकन भरने नहीं पहुंचे। यहां से 3 उम्मीदवारों ने कांग्रेस से नामांकन भरा। कपूर सिंह ही वैध माने गए। जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, सॉल्यूशन का अता पता न हो, वहां जीत की उम्मीद तो सजोई जा सकती है, लेकिन जीत का दावा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर इस बात को समझते हैं, इसलिए प्रतिपक्षी को धूल चटाने का जुमला नहीं उछाल रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और मंत्री मदन दिलावर को रामगंज मंडी इलाके में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान हंगामे का सामना करना पड़ा। महिलाओं का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि मदन दिलावर के सामने महिलाओं ने जमकर नाराजगी जताई। मदन दिलावर रामगंज मंडी के हेमज गांव में प्रचार कर रहे थे और इस दौरान नरेगा से जुड़ी महिलाओं ने उन्हें घेर लिया, विरोध जताने लगी। नरेगा में काम बंद होने को लेकर महिलाओं ने नाराजगी जताई। इस दौरान एक महिला ने दिलावर का हाथ पकड़ उन्हें खींच लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे से बाहर निकाला। हम विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज भी देश की आधी आबादी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। बात करें प्रदेश की तो पिछले 2 साल में 9000 से ज्यादा अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट में समझिए। देश के विकास के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा बात होती है तो वो है महिलाओं के अधिकारों की। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला हुआ है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी हालात पूरी तरह ठीक नहीं है। महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, हक और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी महिलाओं की सुरक्षा के वादे तो करती हैं, लेकिन धरातल पर आज भी महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज के मुताबिक आयोग में सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप के मामले आ रहे हैं। वहीं बलात्कार, दहेज, हिंसा के मामले अब भी नहीं थम रहे। हालांकि आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है इसका समाधान क्या। दहेज प्रताड़ने की जो है वो बहुत आए हैं और यौन उत्पीड़न की जो केसेस है काफी है जो हमारे पास आ रहे हैं। कई केसेस आते हैं कि एफआईआर दर्ज करवा दो, सारा जांच, कई जगह एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं होते तब भी मेरे पास में आते हैं। तो हमारी एक सिस्टम है, पहले दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, किसी ने कंप्लेंट किया है किसी के खिलाफ तो दोनों को हम बुलाते हैं। दोनों को बुलाने के बाद में हम लोग बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और जांच अधिकारी को भी बुलाते हैं। राजस्थान महिला आयोग इन बढ़ते मामलों के अलग अलग वजहों को जिम्मेदार मान रहे हैं। उसमें देरी से शादी करना भी शामिल है। मोबाइल से झगड़ों के मामले भी बढ़ रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि आयोग काफी हद तक इन मामलों को समझाइश कर निपटा रहा है। राज्य महिला आयोग की बात पर गौर करें तो प्रदेश में यौन उत्पीड़न, अपहरण, दहेज के लिए उत्पीड़न प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बीवी को पालने की जरूरत नहीं है, एक बच्चों को पैदा करके पालने की जरूरत नहीं है। तो समाज में ये चीज हो सकता है एक नया ट्रेंड हो और वो कोई अच्छी दिशा की ओर नहीं जा रहे, बाद में वो चीज बहुत कड़वाहट में खत्म होता है। तब हमारे पास में आते हैं कि केस करते हैं, बलात्कार का केस हो जाता है। तो इस तरह की बहुत देखने को मिल रहे हैं जो एक आम तौर पे किसी को देखने को जो नहीं मिला है वो इधर आके हमारे को देखने को मिलता है कि ऐसा भी है। वो चीज राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज का कहना है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे महिला आयोग में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामले आ रहे हैं, जिससे आयोग में 8 से 10 बार सुनवाई के बाद मामलों में समझाइश कर निपटारा किया जा रहा है। पिछले 2 साल में 9,233 मामले आयोग में आए, जिसमें 6,421 मामलों को निस्तारण किया गया। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आजकल शादी के 2 से 4 महीने बाद ही नवविवाहित जोड़े महिला आयोग पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाला और परेशान करने वाला मामला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान की रिपोर्ट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी क्या 3 महीने में चुनाव करा पाएगी? इसे लेकर तमाम तरीके के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण एडहॉक कमेटी का पिछला इतिहास रहा है। रिपोर्ट में समझिए आप। चुनावी महासंग्राम के साथ ही राजस्थान क्रिकेट में सियासी संग्राम जारी है। एडहॉक कमेटी तो बन गई और 3 महीने में चुनाव कराने की बात भी कही जा रही है, लेकिन एडहॉक कमेटी के चुनाव कराने का इतिहास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आरसीए से ही जुड़े एक ऐसा जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी। आरसीए से ही जुड़े ऐसे जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी, जो 3 महीने तो छोड़िए 3 साल नहीं बल्कि 5 साल में भी चुनाव नहीं करवा पाई। साल 2018 में जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उनके करीबी मोहम्मद इकबाल डॉक्टर BR सोनी से 5 वोटों से हार गए थे। हालांकि जेडीसीए के 2018 में हुए चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत पर 30 जनवरी 2020 को सहकारिता रजिस्ट्रार ने जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाई थी। जेडीसीए के सचिव डॉक्टर BR सोनी ने अथॉरिटी खेल सचिव और हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट में पहुंचे विवाद ने चुनाव पर तो रोक लगवा दी। हालिया दिनों में जेडीसीए की एडहॉक कमेटी को 21 जून 2024 तक का समय मिला है। आरसी के इलेक्शन से पहले हम जयपुर जिला के इलेक्शन करवा लें, तो उसके लिए हमने अकाउंट्स की पूरी ऑडिट करवा ली है और टाइमिंग हमने दोनों जो जिन गुटों में आपस में थोड़ा सा मतभेद है तो उनको जो पुराने एक साथी हैं तो उनको बैठा के बात करा ली है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो हम विदिन अ मंथ ख़त्म करा के हम इलेक्शन करवा लेंगे। हो सकता है इलेक्शन भी हमारे विरुद्ध हो।
जयपुर में जिला कार्यकारिणी नहीं होने से आरसीए की राजनीति में जयपुर जिला संघ कमजोर होता गया और बाकी जिलों के पदाधिकारी को आरसीए में जगह मिलती रही, लेकिन अब सुलह की राहें भी नजर आने लगी है। मामले में पूर्व सचिव रहे विमल सोनी का कहना है कि क्रिकेट को बचाने के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। जगह बैठ के और इसको समस्या का हल निकालें और क्रिकेट वापस जो ए डिवीजन बी डिवीजन जो जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन कराती है वो भी शुरू हो, या 8-10 टूर्नामेंट भी चले। आपको मालूम है जयपुर के अंदर जितनी क्रिकेट हो रही है, जितनी एकेडमीज पूरे राजस्थान के लड़के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सब जयपुर में ही हो रहा। और आज जितने भी लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जयपुर की क्रिकेट खेल के ही सेलेक्ट हो रहे हैं। इशू ये है कि क्रिकेट जयपुर में बर्बाद हो गई, ना तो कोई ABC डिवीज़न हुई, ना कोई क्रिकेट हुई, बिकॉज क्रिकेट चल ही नहीं रही है। मेरे पास भी लोग आए, दुनिया ने भी कहा है कि अपन लोग सब मिलके, अब देयर इज नो कंट्रोवर्सी एज फार एज इंडिविजुअल। बहरहाल राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति से जुड़े विवाद राज्य संघ से लेकर जिला संघों के बीच भी बने हुए हैं, जिससे नुकसान सिर्फ खेल और इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल को बचाने के लिए अगर खेल प्रशासकों के आपसी झगड़े और कलह खत्म हो जाए, तभी जाकर जयपुर के क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। जयपुर से महेश धारीच की रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में किडनी रैकेट का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसके तार जयपुर से जुड़े पाए गए। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस खेल का पर्दाफाश करते हुए एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा जो किडनी बेचने आया था। ये पूरा खेल गुरुग्राम के सेक्टर 39 के बाबिलपाला होटल में चल रहा था। यहां से पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू किया, जिसकी किडनी को जयपुर फोर्टिस अस्पताल से निकाला गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि व्यक्ति की डील एक एजेंट के जरिए 4 लाख टका में हुई थी। जयपुर में ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत होने की बात कहकर उसे गुरुग्राम के इस होटल में शिफ्ट किया गया। इसी होटल में इसे इलाज दिया जा रहा था। शमीम नामक व्यक्ति मिला, जिसकी किडनी निकाली जा चुकी थी। शमीम ने बताया है कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है और वहां मोबाइल शॉप चलाता है। 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा। उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है, उस पर हम FIR लॉन्च कर तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ से मिले हैं? अभी ये जांच का विषय है, अभी चल रहा है। जैसा प्राइमा फेसिया जो आया अभी तक वही आपके सामने। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर CMO गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी।